तो कोरोना काल में आज से संसद सत्र की शुरुआत हो गई है। संसद सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आज संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरफ जहां सभी सांसदों की तारीफ की, वहीं कोरोना को लेकर कहा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं राज्यसभा की, जहां आज 9 बजे से सत्र की शुरुआत हुई है। हाँ, तो तस्वीरें आप देख रहे हैं राज्यसभा की, और राज्यसभा की शुरुआत ऐसे अमूमन 11 बजे सदन की शुरुआत होती है, लेकिन कोविड काल में बहुत सारे बदलाव के साथ आज से संसद सत्र की शुरुआत हुई है। 9 बजे राज्यसभा और फिर इवनिंग में तो लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई है। और हम आपको बता दें कि कोविड काल में बहुत से बदलाव किए गए। आप देख सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया है और आज से सत्र की शुरुआत हुई है। बहुत छोटा ये सत्र रहने वाला है। प्रश्नकाल भी इस दौरान पर नहीं होगा। पूरा सदन एक स्वर में देश के जवानों के साथ है। और इससे पहले प्रधानमंत्री ने संबोधित भी किया था और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कुछ चेंजेस के साथ, चूंकि बहुत जरूरी था संसद सत्र चलाना, इसकी शुरुआत आज से हो रही है, लेकिन कुछ प्रोटोकॉल मेंटेन करते हुए और कुछ नियमों का पालन करते हुए संसद सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं, और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है, कोरोना भी है, कर्तव्य भी है, और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। आज जब हमारी सेना की तो संसद सत्र की आज से शुरुआत हो गई। ठीक उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि किस तरह से संसद का सत्र शुरू करना जरूरी था, चलाना जरूरी था, लेकिन चूंकि कोविड काल चल रहा है इसलिए बहुत सारे प्रोटोकॉल के साथ इसे शुरू किया गया है। जो टाइमिंग्स थी उसे भी चेंज किया गया है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि तमाम लोगों से ये अपील भी की कि चूंकि जो लोग संसद में पहुंच रहे हैं वो भी कोविड के नियमों का पालन करें और इस कोरोना काल में सक्सेसफुल तरीके से, यानी सही तरीके से इस संसद सत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करें। तो किस तरह के बदलाव किए गए हैं संसद सत्र को लेकर, इस पर बातचीत करने के लिए अनूप गुप्ता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरह से कहा जा रहा था संसद सत्र शुरू हो जाएगा, अब वो शुरू हो गया है, लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको इस संसद सत्र में लागू किया गया है कोविड काल को लेकर। कौन कौन से ऐसे बदलाव हैं जो इसमें लागू किए गए हैं और किस तरह से संसद सत्र को चलाया जाएगा इस कोविड काल में? मानसून सत्र है वो कई मायनों में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। जिस तरह से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आपने सुना कि कोरोना भी है और कर्तव्य भी है, ऐसे में सांसदों को कर्तव्य निभाना था
और जाहिर सी बात है कि संवैधानिक दायित्व तो है पार्लियामेंट चलाने की, क्योंकि 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट होना चाहिए। ऐसे में सरकार के सामने राज्यसभा सचिवालय और लोकसभा सचिवालय के सामने ये चुनौती थी कि इस महामारी के बीच किस तरीके से संसद का सत्र चलाया जाए। कई तरह के फेरबदल किए गए हैं। पहली बार जो है लोकसभा और राज्यसभा 2 पालियों में होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है 9 बजे से और 3 बजे से राज्यसभा की कार्रवाई चलेगी। दोनों हाउस है वो 4-4 घंटे के लिए ही इस बार बैठने वाला है और इसी दौरान पूरी कार्रवाई होगी। जो सबसे बड़ा क्योंकि विपक्ष के निशाने में भी सरकार रही है वो रहा है क्वेश्चन आवर, क्योंकि प्रश्नकाल ही एक ऐसा साधन होता है जिसमें विपक्ष अपने सवालों को, अपने स्थानीय मुद्दों को उठाता रहा है। तो इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हमलावर हुई है और आज सरकार की तरफ से इस मसले पर सफाई भी आ जाएगी। तो कह सकते हैं कि एक ऐतिहासिक ये सत्र होने वाला है जिसमें सरकार की कोशिश होगी कि कई तरह के बिल इस सत्र में पास कराए जाएं, कई तरह के जो ऑर्डिनेंस है उसको पास कराया जाए। और सरकार, सबसे बड़ी बात है कि सरकार हर विषय पे, चाहे वो कोरोना का मसला हो या महंगाई का मसला हो या अर्थव्यवस्था का मसला हो, उन सभी मसलों पर चर्चा के लिए तैयार है। यानी विपक्ष अगर मांग करती है इन बातों पर चर्चा के लिए तो वो चर्चा इस सत्र में वो कराने को तैयार है। बिल्कुल अनूप जी, जिस तरह से प्रश्नकाल को लेकर ये कहा जा रहा था और लगातार हमने देखा कि विपक्ष ये कह रहा था कि प्रश्नकाल आप आधे घंटे का ही क्यों ना रख ले, लेकिन रखा जाए और उस पर बहस किया जाए। लेकिन अब जबकि प्रश्नकाल नहीं रखा गया है, बीच में ये भी आया था कि प्रश्नकाल रख दिया जाएगा कुछ समय के लिए, 15 मिनट हो या 20 मिनट हो। अब ऐसे में चर्चा की बात कह रही है, इसके लिए विपक्ष एकजुट होता दिखाई दे रहा है। विपक्षी नेताओं से आपकी बातचीत भी हुई होगी? नहीं, बिल्कुल। देखिए, विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संवैधानिक दायित्व तो है और लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें सभी सांसदों को अपने क्षेत्र के सवाल पूछने का अधिकार है और ऐसे में अगर प्रश्नकाल को खत्म कर दिया जाता है तो वो सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। जाहिर सी बात है, लेकिन सरकार का तर्क है कि अगर प्रश्नकाल अगर कराया जाता तो उसमें एक बड़ा मैन पावर लगता, कई अधिकारियों को संसद भवन में बुलाया जाता। तो चूंकि ये विशेष परिस्थिति में बुलाया गया सत्र है, एक इमरजेंसी पीरियड में ये बुलाया गया सत्र है, इस वजह से प्रश्नकाल को नहीं रखा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि प्रश्नकाल में अनस्टार्ड जो अतारांकिक प्रश्न होते हैं सभी सांसद पूछ सकते हैं। 100 से ज़्यादा सवाल एक दिन में पूछे जा सकते हैं। इस सवाल को वो लिखित तरीके से जो संबंधित मंत्रिमंडल है, मंत्री है, उसको आप भेज सकते हैं और वो लिखित तौर पर उसका जवाब भी दिया जाएगा। ये पूरी तरह से औपचारिक होती है, इसमें किसी तरह का कोई अनौपचारिक बातचीत नहीं होती है। लेकिन प्रश्नकाल रखने से दिक्कतों का सामना करना पड़ता है लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को, इस वजह से नहीं रखा गया। दूसरी तरफ शून्यकाल को लेकर भी काफ़ी विवाद था। इस पर सरकार ने आधे घंटे का शून्यकाल रखा है, यानी कि अगर कोई सांसद किसी मुद्दे को उठाना चाहते हैं तो उस आधे घंटे में शून्यकाल के दौरान तो प्रश्नकाल न रखकर शून्यकाल में ही, क्योंकि प्रश्नकाल के दौरान बहुत पहले से आपको प्रश्न को भेजना पड़ता है और फिर उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए इस सिचुएशन को अवॉइड करते हुए अपनी विपक्ष बात रख सकता है लेकिन प्रश्नकाल नहीं चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनूप, तमाम जानकारी देने के लिए। और कानपुर से बात करते हैं। अब कानपुर में दबंगों का कहर देखने को मिला है। यहां पर दबंग रजत और अजय ने अपने 4 गुर्गों के साथ मिलकर शिवम सोनकर नाम के युवक को सरेराह अपहरण कर लिया और फिर गाड़ी में उसके साथ जमकर मारपीट की। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई, लेकिन दबंगों ने खुद भी मारपीट का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पीड़ित शिवम का आरोप है कि दबंग रंगदारी की मांग कर रहे थे और मना करने पर अपहरण कर मारपीट के बाद में उसे छोड़कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से फरार हो गए। शिवम ने पुलिस में मामले की अब शिकायत दर्ज कराई है। कुछ लड़के हैं गुंडे, वो मुझे फ़ोन करते हैं, पैसे मांगते हैं कि पैसे दो नहीं तो वो जान से मार देंगे। कल हम वहाँ घर के पास अपने अकेले खड़े थे तो आए और हमें वैन में भर के ले गए और हमें मारा बहुत। बोले पैसे दो जल्दी से नहीं तो मार डालेंगे जान से। और इसी पर बातचीत करने के लिए सौरभ हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। सौरभ, दबंगों की दबंगाई इस कदर कि सरेराह इस तरह से लोग उठाते हैं और फिर किस तरह से उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, आप इस मामले में पुलिस ने क्या संज्ञान लिया है? देखिए, ये पूरा मामला कहीं ना कहीं खुलेआम कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए दबंगों ने
खुद एक वीडियो वायरल किया। वो किस तरह कानून से डरते नहीं हैं, किस तरह उनकी दबंगई व्याप्त है। उन्हें विश्वास है कि कानून उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो मारपीट का वीडियो है वो कार के अंदर है और कार के अंदर सभी दबंग मौजूद थे। यानी ये वीडियो स्वयं वायरल करके उन्होंने अपनी दबंगई की एक कहानी लिखी है कि आप अगर हमें रंगदारी नहीं देंगे तो निश्चित तौर से आपको खामियाजा इसी तरह भुगतना पड़ेगा। हम इसी तरह सरे राह अपहरण करेंगे, सरे शाम करेंगे, सरे दिन करेंगे, हम अपहरण करके ले जाएंगे अगर आप हमें रंगदारी नहीं देते। तो ये उसकी बानगी महज है कि किस तरीके से। सौरभ, ये रजत और अजय कौन है ये दोनों? देखिए, ये दोनों ही इलाके के दबंग बताए जा रहे हैं। इनके पास कुछ ऐसे अपराधियों की टीम एक एकत्रित है। वो तमाम वो लड़के हैं जो अक्सर आप फोटो देखते हैं, हम न्यूज 18 पे चलाते हैं कि तमंचा लेकर के, अवैध असलहे लेकर फोटो वायरल होती है, वो ये सभी उसके साथी हैं। एक गैंग टाइप की बनाई हुई है इन लोगों ने, और ये अपनी गैंग से सक्रियता दिखाते हैं कि किस कदर लोगों को, गरीब तबके के लोगों को जो कुछ नहीं कर सकते हैं, जो शायद कानून के पास जाने के बाद अपनी आवाज उठाने में डरते हैं, उनसे ये वसूली करते थे। लेकिन जब शिवम ने इनको मना किया तो इन्होंने इसको अपहरण करा, उसके बाद उसकी पिटाई कर दी। अपहरण का ये सीसीटीवी फुटेज लाइव एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास है। इस पूरे मामले पर जब हमने जिले के जो क्षेत्राधिकारी है, एसपी है, सबसे बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला। हर कोई जांच की बात कह रहा है। ये वही बर्रा थाना है जहां संजीत की अपहरण के बाद हत्या हो जाती है। तो क्या इन दोनों पर पहले से किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज है? देखिए, जैसे ही न्यूज 18 इस मामले को उठाया है, उसके बाद से इंस्पेक्टर जो है वो कह रहे हैं कि मामले की जांच करेंगे, इसके अलावा कुछ भी बोल नहीं रहे। हमने उनसे जानना चाहा था कि आखिरकार कि क्या ये कुख्यात अपराधी है, किस तरीके से इनके ऊपर मुकदमे दर्ज है। लेकिन शिवम का ऐसा आरोप है, जो शिवम पीड़ित है उसका आरोप है इसके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। वो मैं ही एक अकेला नहीं हूँ, तमाम वो पीड़ित हैं, तमाम वो लोग हैं जिनसे रंगदारी लेता था, जो नहीं देता तो उसको ऐसे मारता था, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। हर किसी पर इन दोनों का इसी तरह दबंगई का आलम लगातार बना हुआ था और इन पर कार्रवाई अब तक नहीं हुई। साफ तौर पर बिल्कुल, तो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, तस्वीरें बिल्कुल सामने आ चुकी है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस जांच की बात कह रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और जिस तरह से हम आपको लगातार दिखा रहे थे खबर कि किस तरह से कानपुर में रंगदारी का ये पूरा मामला सामने आया, अब आगरा का दिखाते हैं आपको एक मामला जहां पर दो भाई आपस में भिड़ गए, जिसमें एक भाई ने दूसरे पर डंडे से हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंटोला इलाके का बताया जा रहा है। तो एक भाई ने दूसरे भाई पर हमला किया। आगरा में दो भाई आपस में भिड़ गए, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोनों सगे भाई बताए जा रहे हैं, आपस में किस तरह से भिड़े, तस्वीरें आप देख सकते हैं। एक भाई ने दूसरे भाई पर डंडे से हमला कर दिया। पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पूरा मामला मंटोला इलाके का बताया जा रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि किसी में हिम्मत नहीं कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोके। उन्होंने इसे बेकार की बातें करार देते हुए बता दें कि अयोध्या के संत समाज ने उद्धव ठाकरे के अयोध्या आने पर उनका विरोध करने की चेतावनी दी थी, जिसके बाद चंपत राय ने अब ये बयान दिया है। बेकार की बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। ये झगड़ा, ऐसी बात बोलना, ये किसी प्रकार उचित नहीं। तो चंपत राय ने यह कह दिया कि उद्धव ठाकरे का जो विरोध हो रहा है वो बेकार की बात है और कोई भी उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से नहीं रोक सकता है। इस तरह का बयान अब चंपत राय की तरफ से आ गया है। श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव है चंपत राय, और उन्होंने साफ कर दिया कि किसी में हिम्मत नहीं है कि वो उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से रोके। इस तरह की बात करना बेकार है। उन्होंने इसे बेकार की बातें करार दी हैं। हम आपको बता दें कि अयोध्या के संत समाज ने उद्धव ठाकरे का अयोध्या आने पर उनका विरोध करने की बात कही थी। निमेश, उद्धव ठाकरे अयोध्या आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले संत समाज की तरफ से विरोध के स्वर उठ रहे थे। लेकिन अब चंपत राय ने यह साफ कर दिया है कि उद्धव ठाकरे को अयोध्या आने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बेकार की बातें हैं। और मेरठ से खबर है, यहां पर कूड़ा उठाने को डालने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। नगर निगम ने सफाई के लिए अब कंट्रोल रूम बनाया है। टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। शहरवासी गंदगी कर सकते हैं इस पर शिकायत। वेबसाइट पर सफाई नाइको के नंबर भी जारी किए गए हैं। नगर आयुक्त अरविंद चौरसिया ने इस बात की जानकारी दी है। तो शहर को गंदगी से बचाने के लिए अब एक बड़ा कदम माना जा रहा है। उमेश मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। उमेश, क्या खबर मेरठ को लेकर? अब कहा जा सकता है कि उनकी खैर नहीं जो अब तक गंदगी फैलाते थे।
यह निश्चित तौर पर नहीं होगी। अब सड़क पर कूड़ा डाला गया तो 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। नगर निगम ने सफाई के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में पिछड़ने के बाद नगर निगम ने शहर की सफाई के प्रति गंभीरता दिखाई है। नगर निगम ने सफाई के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित कर दिया है, जिसका टोल फ्री नंबर 1800180590 जारी किया गया है। और शहरवासी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक इस नंबर पर गंदगी की शिकायत भी कर सकते हैं, जो अपने आप में बिल्कुल नई बात है। वेबसाइट पर वार्डवार सफाई नायकों, सफाई निरीक्षकों और डोर टू डोर जाने वाले वाहनों के चालकों के नंबर भी जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल उमेश, तो कह सकते हैं जो सफाई पसंद है वो शिकायत कर सकते हैं, जो कूड़ा फैला रहे हैं और कूड़ा फैलाने वाले आप ध्यान रखें 500 रुपए उनकी जेब से निकल जाएंगे अगर वो इस तरह से कूड़ा फैलाते। बहुत बहुत शुक्रिया उमेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।